हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंदर आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम के अंदर देखें तो जो माइक्रोवेव रीजन है वो 3 इंटू 10 हर्ट्ज से 3 इंटू 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करता है और इस रीजन में जो वेवलेंथ है दैट इज इन द रेंज ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 100 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। और अगर हम इस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू देखें तो वो 10 से लेके 10⁻³ जूल पर मोल के बीच होगी। तो ये पूरा जो जोन है ये बेसिकली क्या करेगा, ट्रांजिशंस को डिस्कस करेगा किसके बीच, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब किसी भी सिस्टम के अंदर सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूलर सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके अंदर सबसे पहले हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ये दो मैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल शो कर रहा हूँ, एक ग्राउंड स्टेट है और दूसरा है एक्साइटेड स्टेट। और इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर हमें बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स मिलेंगे और इन वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी भी क्वांटाइज होगी और ये वाइब्रेशनल एनर्जी अपीयर होगी किसकी वजह से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशंस करेंगे और इन वाइब्रेशन के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जीज के वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे। इसी टाइप से एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर अगर आप देखोगे देयर विल बी नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स और इन रोटेशनल लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। तो प्रैक्टिकली आपने इस बात को नोट करना है कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के बीच देखें, मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स के बारे में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे और वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर बहुत सारे डिस्क्रीट एनर्जी के रोटेशनल लेवल्स होंगे। बट इन सभी लेवल्स की एनर्जी एक दूसरे से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। दिस इज नोन एज बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। तो अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी की बात करें तो वो सभी टाइप की एनर्जी का सम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उनकी एनर्जीज, चाहे वो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, चाहे रोटेशनल लेवल्स हैं, तो इन सभी लेवल्स की एनर्जी का सम ही किसी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी होगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांजिशंस करेंगे फ्रॉम वन रोटेशनल लेवल्स टू अनदर रोटेशनल लेवल। बट वो जो ट्रांजिशंस होंगी वो एक सेम वाइब्रेशनल लेवल के अंदर होंगी, वाइब्रेशनल लेवल उसका चेंज नहीं होगा। तो विदाउट चेंज इन वाइब्रेशनल लेवल अगर एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल के बीच ट्रांजिशन हो रही है तो उससे हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रम आएगा। बट इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम उसी मॉलिक्यूल का आएगा जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के टाइम एक गिवन वाइब्रेशनल लेवल के अंदर जो डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स होंगे जिनकी डिस्क्रीट या क्वांटाइज एनर्जी है उनके बीच क्या होंगी, ट्रांजिशन होंगी। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये पहली बात आपने नोट करनी है, जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर गैसेस फेज में रहेगा, क्योंकि गैसेस फेज में रोटेशनल मोशन क्या होती है, क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज का मीन्स इसकी जो एनर्जी होगी उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। अब जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो रोटेशनल मोशन होती है मॉलिक्यूल की उसको बेसिकली मॉलिक्यूल के बीच होने वाली जो कोलिजन्स हैं वो क्या कर देती हैं, क्वंच कर देती हैं। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की इंटरेक्शंस होने के कारण सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शंस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू अ गैसियस स्टेट, तो उस वजह से रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगी, क्वंच हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो सबसे जो प्रैक्टिकल वे है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी को स्टडी करने का वो है गैसेस फेज के अंदर।
तो सबसे पहले आपने इसमें से एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट करना है कि किस रीजन में ये रिकॉर्ड होती है रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन से मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा शो करेंगे जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। और तीसरी बात, मोस्टली जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो रहेगी गैसेस फेज के लिए, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड फेज में रोटेशनल मोशन को जो मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शंस हैं वो क्या कर देती हैं, क्वंच कर देती हैं। अब अगर हम इसके बेसिक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा देखें, तो जिस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा उस मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट होगी वो क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, बेसिकली अगर हम इस चीज को समझें तो लेट आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का सेंटर होगा और यहाँ पे क्लोरीन के न्यूक्लियस का सेंटर होगा। तो दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हैं जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके क्लोरीन के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ गई बॉन्ड लेंथ। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इस बेस से हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है, डायपोल मोमेंट है। और इस मॉलिक्यूल का यहाँ पे इसी पॉइंट पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, या आप ये कह दो सेंटर ऑफ मास होगा। और इस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक एक्सिस होगा जो इस सेंटर ऑफ मास के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन शो करेगा। जो एक एक्सिस है, लेट हम इसे z एक्सिस मान लें, तो z एक्सिस क्या कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और इस एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब इस HCl के मॉलिक्यूल की रोटेशन होगी तो उस रोटेशन के बाद अगर हम डायरेक्शन को देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपनी पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर आप HCl की ये वाली पोजीशन देखो तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड होगा, क्लोरीन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल की फर्स्ट पोजीशन होगी। जब ये इसके बाद वर्टिकल पोजीशन में आएगा तो ये पोजीशन होगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा, उसके बाद फिर वर्टिकल में, फिर हॉरिजॉन्टल में, फिर वर्टिकल में, फिर हॉरिजॉन्टल में। तो इस टाइप से इसकी डायपोल की लगातार जो ओरिएंटेशन या डायरेक्शन है बदल रही है। तो अगर हम सिर्फ इसमें से डायरेक्शन देखें डायपोल्स की, तो डायपोल की डायरेक्शन आपको डायपोल का जो एरो होता है वो नेगेटिव एंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइप से आपको मिलेंगे। और अगर हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को ड्रॉ कर लें यहाँ पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट पहले यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, अपवर्ड है, यहाँ पे भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, डाउनवर्ड है, फिर आगे जाके फिर अपवर्ड आएगा। तो जब HCl का मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक ऐसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, तो उसकी जो डायपोल है वो लगातार फ्लक्चुएट कर रही है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो फ्लक्चुएट कर रही है, अगर वो फ्रीक्वेंसी जो आप HCl के मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव रेडिएशन सप्लाई करोगे यहाँ से, उस माइक्रोवेव रेडिएशन के भी आपको पता है तीन कंपोनेंट होंगे। एक वेव जिसमें प्रोपेगेट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस इंसिडेंट माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और इस HCl के डायपोल के फ्लक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर गया तो इन दोनों के बीच रेजोनेंस हो जाएगा। और जैसे ही रेजोनेंस होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि हम माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, उन माइक्रोवेव रेडिएशंस को ये HCl का मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करने के लिए कंडीशन क्या है कि जो HCl के पास डायपोल मोमेंट है उनकी फ्लक्चुएशंस की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट माइक्रोवेव जो हम HCl पे फॉल करवा रहे हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्चुएशन या ऑसिलेशन के साथ क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो अगर ये मैचिंग हो जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्चुएशन इन डायपोल और किसके बीच, फ्लक्चुएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तभी वो माइक्रोवेव रेडिएशन इस सैंपल ने क्या करनी है, ऑब्जॉर्व करनी है। और जैसे ही ये सैंपल HCl का इन माइक्रोवेव रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा तो ये लेट आपके पास एक वाइब्रेशनल लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वाइब्रेशनल लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं v क्वांटम नंबर से। और इस वाइब्रेशनल लेवल के अंदर आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट बेसिकली रोटेशनल लेवल्स होंगे।
तो जैसे ही इनकी फ्लक्चुएशंस मॉलिक्यूल की, डायपोल की और इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डायपोल की फ्लक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी में मैच हुआ, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, इंसिडेंट माइक्रोवेव रेडिएशंस की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके किसी लोअर रोटेशनल लेवल से जंप करके किसी भी हायर लेवल में क्या कर जाएगा, चला जाएगा। बट वो डिसाइड करेगा सिलेक्शन रूल भी, वो मॉलिक्यूल किस लेवल से किस लेवल में जंप करेगा, मैंने एक जर्नल चीज आपको यहाँ पे बताई है। तो रोटेशनल लेवल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली रोटेशनल क्वांटम नंबर जे से। तो वही मॉलिक्यूल ऐसा कर सकते हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट हो, और उस परमानेंट डायपोल मोमेंट की फ्लक्चुएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर गया, तभी मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा। तो कौन से मॉलिक्यूल माइक्रो एक्टिव होते हैं, वही मॉलिक्यूल माइक्रो एक्टिव होते हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है, अगर हम एग्जांपल्स की फॉर्म में पूछें तो देखें तो, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है लाइक H2, O2, Cl2, N2, इन सभी में किसी के पास भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। अब अगर आप CO2 के केस में देखो तो CO2 के पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसी तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के पास है, और इसी तरीके से इथीन मॉलिक्यूल के पास है। तो इन केसेस में भी डायपोल की, एक बॉन्ड की जो डायपोल है वो दूसरे डायपोल, जो दूसरे बॉन्ड की डायपोल है उससे नेट कैंसिलेशन हो जाएगी। तो इस केस में भी जो नेट डायपोल मोमेंट आएगी वो जीरो आएगी। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी क्या होंगे, माइक्रोवेव में इनएक्टिव होंगे। तीसरी बात, जिन मॉलिक्यूल्स की परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, जैसे परफेक्ट ज्योमेट्री का मीन जिनमें कोई लॉन पेयर नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं। परफेक्ट ज्योमेट्री में ट्राइगोनल प्लेनर आ गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गया, इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गया। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है, क्योंकि अगर लॉन पेयर हुआ तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन होगी, तो वहां पे परफेक्ट सिमेट्रिक शेप नहीं रहेगी मॉलिक्यूल की। बट अगर परफेक्ट ज्योमेट्री है लाइक इन मीथेन टेट्राहेड्रल प्योरली, SF6 ऑक्टाहेड्रल है, इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, और BF3 अगर आप देखोगे तो वो क्या है, प्लेनर है। तो इन सभी केसेस में अगर आप देखोगे कोई लॉन पेयर नहीं है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल आ गया, ये दोनों टेट्राहेड्रल आ गए, और ये वाला आ गया ऑक्टाहेड्रल। तो इस केस में ये मॉलिक्यूल क्या है, परफेक्टली सिमेट्रिक है, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगी, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। तो तीन केसेस आ गए अपने पास, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परफेक्ट ज्योमेट्री है, ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नेट डायपोल मोमेंट जीरो वाले होंगे, इनएक्टिव होंगे। बट ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास डायपोल मोमेंट है, लीनियर है, लेट एग्जांपल HCl का केस देख लो, लीनियर है मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद COS का देख लो केस, ये लीनियर है, HCl लीनियर है, बट ये होमोटॉमिक नहीं है, इनके जो एटम्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस है, तो डायपोल नेट कैंसिलेशन नहीं करेंगे। तो HCl लाइक मॉलिक्यूल, COS, HCN जो लीनियर मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो डायटोमिक है चाहे पॉली एटॉमिक है, जिनमें नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे। वाटर का केस देखो, वाटर बेंट मॉलिक्यूल है, ओजोन भी बेंट या एंगुलर मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से अमोनिया पिरामिडल मॉलिक्यूल है, पिरामिडल शेप का है, इसी तरीके से ये भी आपका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल टाइप रहेगा, ठीक है। डिस्टॉर्टेड तो नहीं कहेंगे, बट ये टेट्राहेड्रल परफेक्ट सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तीन बॉन्ड एक टाइप के हैं, हाइड्रोजन, और चौथा डिफरेंट है क्लोरीन, तो इसमें नेट डायपोल मोमेंट की कैंसिलेशन नहीं होगी। इसके बाद NO का केस आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये डायटोमिक पोलर मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से डाइक्लोरोमीथेन। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के केस में नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, तो ये सभी क्या होंगे, माइक्रोवेव में एक्टिव होंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव में एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव होंगे। तो इस वे से हमने डिसाइड करना है। इसके बाद
जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें 5 रोटेशनल सिमेट्रीज देखने को मिलती है। तो किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं, एक्स वाई जेड को। ऐसे ही किसी भी रोटेटिंग सिस्टम के अंदर हम एक क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, जैसे इनर्शिया हमें पता है भी, कोई भी सिस्टम अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट की में रहने की कोशिश करेगा। तो किसी भी बॉडी की अनएबिलिटी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। तो अनएबिलिटी है जो अपनी स्टेट को चेंज ना कर पाने की, वो बेसिकली क्या है, इनर्शिया है। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में भी हमें क्या मिलता है, रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी 3 कंपोनेंट होंगे, एक आई ए, एक आई बी और एक आई सी, 3 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। तो अगर तो जिस एक्सिस पे मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, लेट आपका मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर है। अब लीनियर में क्या हो सकते हैं, डायटोमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे HCl और ये COS मॉलिक्यूल देखो, ये तो डायटोमिक का केस आ गया। ये क्या आ गया आपका, बेसिकली पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल आ गया। तो लीनियर के केस में हम मोस्टली ये एज्यूम करते हैं कि जिस एक्सिस पे मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम उसे क्या अज्यूम कर लेते हैं, जीरो। और बाकी 2 डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इक्वल है। तो अगर ऐसा केस है तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे लीनियर मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में तीनों डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है तब हम उसे बोलते हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। जैसे परफेक्ट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आ गए, CH4 CCl4। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल में SF6, ये क्या होते हैं, माइक्रोवेव में इनएक्टिव होते हैं स्फेरिकल टॉप्स। एक होते हैं सिमेट्रिक टॉप। अगर आई सी और आई बी है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इक्वल हो बट आई ए से ग्रेटर हो, एक तो ये केस बनेगा। दूसरा ये केस बनेगा आई बी और आई सी इक्वल हो बट आई ए से लेस हो। तो इसको हम सिमेट्रिक टॉप में पहले केस को जो हमने पहले बोला है, इसको तो हम बोलते हैं प्रोलेट मॉलिक्यूल, और दूसरे को बोलते हैं ऑब्लेट। तो ये दोनों टाइप के सिस्टम क्या होते हैं, माइक्रोवेव में एक्टिव होते हैं। तीसरा केस आ जाता है कि अगर किसी भी डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंपोनेंट इक्वल नहीं है, तब हम उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो मोस्टली जो माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं और जिनका स्पेक्ट्रा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो इस एसिमेट्रिक टॉप की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे वाटर हो गया, एसीटोन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया। तो इस बेस पे आप देखोगे 4 तो मेजर कैटेगरी बन गई, लीनियर, स्फेरिकल टॉप, सिमेट्रिक टॉप और एसिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप तो आपके प्रोलेट और ऑब्लेट में चले जाएंगे। स्फेरिकल टॉप मोस्टली माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। लीनियर के अंदर आपके 2 केस हो सकते हैं, एक डायटोमिक जैसे HCl है, जैसे NO है, और एक हो सकते हैं पॉलीएटॉमिक जैसे COS है। तो इस तरीके से लीनियर में 2 केसेस बन जाएंगे, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। बट जो हमारा ज़्यादा फोकस रहता है वो रहता है लीनियर के अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे। और इन लीनियर के अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को यूज करते हैं, वो है रिजिड रोटेटर या रोटार मॉडल। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास क्या है, m2 है। ये दोनों मास सेंटर टू सेंटर एक रॉड से कनेक्ट है, और केमिकल सिस्टम में ये रॉड क्या होगा, केमिकल बॉन्ड होगा। तो जो इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस है, लेट वो r है, केमिकल सिस्टम में वो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। तो इस सिस्टम का इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास से इस सिस्टम की जो डिस्टेंस है वो लेट r1 है, इसकी डिस्टेंस क्या है, r2 है। और सेंटर ऑफ मास एक कंडीशन को फॉलो करता है, वो कंडीशन क्या है कि सेंटर ऑफ मास पे m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होगा। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर एक्सिस पे अगर आप देखो, ये जो लाइन पास कर रहा है, इसके अराउंड अगर मॉलिक्यूल रोटेट करे, आपको रेड एरो में इसकी रोटेशन नजर आ रही होगी। तो इस रोटेशनल मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली आपके पास टू बॉडी सिस्टम है, और फिजिक्स में जब भी टू बॉडी सिस्टम को कन्वर्ट करना हो वन बॉडी सिस्टम में, तो हम बार बार M1 M2 यूज करने की बजाय इसे कन्वर्ट कर देंगे रिड्यूस मास में। तो फिजिक्स में जब भी टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना हो तो हम यूज करते हैं रिड्यूस मास का कंसेप्ट। और इस रिड्यूस मास के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो सिस्टम का रिड्यूस मास होगा वो होगा 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, यानी कि हम म्यू को यूज करते हैं m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और हम ये अज्यूम करेंगे कि जब भी ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर कोई वाइब्रेशनल मोशन नहीं है। अगर वाइब्रेशनल मोशन नहीं है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं रिजिड। रिजिड का मीन्स बॉन्ड लेंथ का कांस्टेंट रहना। और दूसरी बात, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अब जब ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो इसके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको कैलकुलेट करने का मेथड होगा रिड्यूस मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी टू सिस्टम, दैट इज आर स्क्वायर। आप यहाँ पे कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज मैंने इसको स्मॉल आर लिख रखा है। और जो इस रोटेटिंग मॉलिक्यूल के पास लगातार इसका एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है, रोटेशन के टाइम एंगल चेंज हो रहा है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या होगी, जैसे लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, एंगुलर मोमेंटम इस उसी तरीके से रोटेटिंग मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो ये कुछ आपको बेसिक टर्म्स यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे इस सिस्टम में आर फिक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो इस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हम एक बार इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस केस में जीरो है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की अगर मैं एक सिंगल एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे फॉर्म लिखूं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस फॉर्म का है। डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इनटू ई माइनस वी इनटू साई इज इक्वल टू जीरो। तो v हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। v जीरो पुट करने के बाद हम इसे एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी इस फॉर्मेट में मिलेगी। और इस सॉल्व करने के टाइम एक नंबर यूज होगा जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर जे। और इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा इस रिजिड रोटेटर के लिए वो आएगा एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस वन। जे जो है यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर है और उसकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं, जीरो से लेके एन नंबर तक पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं तो इट मीन्स जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या कर सकती है, सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ही क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो एनर्जी है रोटेशनल लेवल की वो क्वांटाइज है, मींस फिक्स है। ऐसा नहीं है कि रोटेटिंग मॉलिक्यूल किसी भी एनर्जी लेवल में रोटेट कर सकता है, वो सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल में रोटेट करेगा जिनकी एनर्जी को कैलकुलेट करते टाइम हम जे को या तो जीरो या वन या टू या थ्री या फोर यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भी डिफरेंट टाइप के जो आपके एनर्जी लेवल बनेंगे उनमें जे की वैल्यूज इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके एनर्जी लेवल अलाउड होंगे, इसके अलावा एनर्जी लेवल्स अलाउड नहीं होंगे। तो इस वे से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या अपने पास सामने ये प्रूव हो गया कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या होंगे, रोटेटिंग मॉलिक्यूल के क्या होंगे, क्वांटाइज होंगे। बट स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बात आपने नोट करनी है कि हम एनर्जी का सिस्टम तो यूज करते हैं, बट ज्यादातर जो हमारी स्टडी रहती है वो किस फॉर्म के अंदर रहती है, वो रहती है इन दी टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो हम क्या करेंगे, इस एनर्जी के फॉर्मूले को एच सी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एनर्जी कैलकुलेट करने का मेथड होता है एच इंटू न्यू, जिसको हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, और वन बाय लैम्डा वेव नंबर के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा एच सी इंटू वेव नंबर। तो यहाँ से अगर आप वेव नंबर की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहो तो एनर्जी को आप डिवाइड करोगे एच सी से, एनर्जी को डिवाइड करोगे एच सी से। तो एच सी से डिवाइड करते ही एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एनर्जी का जो इक्वेशन बनेगा वेव नंबर की फॉर्म में वो बनेगा एच बाई 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी जे इंटू जे प्लस वन।
और इस पूरे नंबर को कांस्टेंट को हम पुट कर देते हैं रोटेशनल कांस्टेंट दैट इज v। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वेव नंबर की फॉर्म में हम रोटेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आप यहाँ से एक बात नोट करो, जैसे जैसे जे की वैल्यूज बढ़ेंगी एनर्जी बढ़ेगी, वेव नंबर की फॉर्म में भी बढ़ेगी, जूल की फॉर्म में भी बढ़ेगी। और दूसरी बात, जे की वैल्यूज पे कोई लिमिट नहीं है, तो रोटेशनल लेवल्स पे भी कोई लिमिट नहीं रहेगी। तो अगर आप जे की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके देखोगे यहाँ पे, तो जे जीरो पुट करते ही आपके पास एनर्जी क्या आएगी, फर्स्ट लेवल की जो जिसका जे जीरो है वो आएगी जीरो। और अगर j को आप 1 पुट करोगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो 1 पुट करते ही आपको एनर्जी मिलेगी 2b के इक्वल, 2 पुट करते ही आपको एनर्जी मिलेगी 6b, 3 पुट करते ही 12b, 20b एंड सो ऑन 30b, 42b, j के डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग। और अगर हम देखें तो क्या सभी लेवल्स के बीच ट्रांजिशन अलाउड होंगी? क्या मॉलिक्यूल जीरो से डायरेक्ट 2 जंप कर सकता है रोटेशनल लेवल में, या जीरो से 3 जंप कर सकता है? ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन वही अलाउ होंगी जो सिलेक्शन रूल को क्या करेंगी, फॉलो करेंगे। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रांजिशंस के लिए, उनके लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल क्या सिलेक्शन रूल ओबे करे कि जो चेंज इन डेल्टा जे है वो क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। मतलब जब मॉलिक्यूल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका रोटेशनल लेवल 1 यूनिट से चेंज होना चाहिए, और जब मॉलिक्यूल एनर्जी इमिट कर रहा है तब भी उसका जो रोटेशनल लेवल है वो भी 1 यूनिट से चेंज होना चाहिए। तो इस वजह से जब मॉलिक्यूल जीरो लेवल से 1 लेवल के बीच जंप करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, तो पहली लाइन आपकी आ जाएगी कहाँ पे, 2b पे। उसके बाद जैसे ही मॉलिक्यूल फर्स्ट से सेकंड लेवल के बीच जंप करेगा अब्जॉर्ब करके, तो फिर सेकंड लाइन आपकी देखो 6b और 2b का डिफरेंस कितना है, 4b, तो 4b पे आएगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो 6b और 12b के बीच जो गैप है एनर्जी का वो कितना है, 6b है, तो नेक्स्ट जो आपकी लाइन आएगी वो आएगी 6b पे। जब पहला केस देखोगे तो जंप हो रहा है आपका 0 से 1 के बीच, यहाँ पे जंप हो रहा है आपका बेसिकली 1 से 2 के बीच, और यहाँ पे आपका जंप हो रहा है 2 से 3 के बीच, और अगला जो जंप है वो 3 से 4 के बीच है, तो वहाँ पे आएगा 8b पे। नेक्स्ट आएगा 4 से 5 के बीच 10b पे। गैप देखते जाओ जहाँ पे 5 से 6 के लिए आएगा 12b पे, और 6 से 7 के लिए आएगा 14b पे। तो इस वजह से देखोगे आप जो दो डिफरेंट लेवल के बीच गैप होगा वेव नंबर की फॉर्म में, जब कोई भी रिजिड डायटोमिक रोटेटर इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा, तो उस गैप के लिए जनरलाइज एक्सप्रेशन होगा 2b इंटू जे प्लस वन। यहाँ पे j की वैल्यू 0 से लेके सब्स्टिट्यूट करते जाओ, 0 पुट करोगे तो आपका क्या आ गया, 2b पे आ गया। उसके बाद 1 पुट करोगे तो 4b पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3 इंटू 2 6b पे आ गया। तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट लाइंस अपीयर होंगी 0 से 1 की ट्रांजिशन के लिए, 1 से 2, 2 से 3 के लिए, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो क्या है कि जो लाइंस अपीयर हो रही हैं उनके बीच अगर आप गैप देखोगे, तो वो गैप क्या है, हमेशा फिक्स है। रिजिड डायटोमिक रोटेटर में वो कितना है, हमेशा 2b का है। 0 से 2b, फिर 2b से 4b गैप आ गया 2b का, फिर 4b से 6b गैप आ गया 2b का, 6b से 8b गैप 2b का। तो इनके बीच जो एनर्जी का गैप है वेव नंबर की फॉर्म में वो फिक्स है 2b। तो यहाँ से भी एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रोटेशनल लेवल्स का जो स्पेक्ट्रा आएगा आपके पास माइक्रोवेव रीजन में, जब आप स्पेक्ट्रा रोटेट कर रहे हो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स का, तो उनके स्पेक्ट्रा में जो गैप आएगा वो क्या आएगा, गैप हमेशा फिक्स आएगा किसके इक्वल, 2b के इक्वल। और b की वैल्यू हमें पता है h/8π² है। और इस गैप को यूज करके हम एक इम्पॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। वो एप्लीकेशन क्या है, इस गैप से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला केस है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का केस है, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में अगर आपको कहा जाए कि जो फर्स्ट रोटेशनल लाइन है
फर्स्ट रोटेशनल लाइन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रोटेशनल लाइन कहाँ पे अपीयर होती है, 2b पे अपीयर होती है, अभी हमने लास्ट देखा था। तो फर्स्ट लाइन है जो वो अपीयर हो रही है 3.84235 पर सेंटीमीटर पे। हमें पूछा गया भी एक तो रोटेशनल कांस्टेंट को कैलकुलेट करो और दूसरा बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली b की वैल्यू को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कहा गया था कि फर्स्ट रोटेशनल लाइन है, तो फर्स्ट रोटेशनल लाइन कहाँ पे अपीयर होगा, वो 2b पे होगा और उसकी वैल्यू आपको दी गई है 3.84235। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता था कि जो गैप है लाइंस के बीच वो इतना है, तो गैप भी 2b है तो 2b के इक्वेट किया जा सकता था। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी, वो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आप इस जो वैल्यू दी गई है उसका हाफ कर दो तो वैल्यू आएगी 1.9212 के अप्रोक्सीमेटली। ये आपका पर सेंटीमीटर में आ गया। बट जो b की वैल्यू होती है वो होती है h/8π²i/c। अब जो h होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइड बाय 8 पाई इनटू आई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। c जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप इस b को भी क्या करो, पर मीटर में चेंज कर लो। तो b को पर मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.922 × 100 पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, बट हम सेंटीमीटर का इनवर्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 पर सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻2 पर मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इस वे से हमने पहले इसको पर मीटर में चेंज कर लिया। अब यहाँ से अगर आप b की वैल्यू को यूज करके i निकालोगे तो i क्या आएगा आपके पास, i आपके पास आएगा h/8π²b/c। तो सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, 6.626 × 10⁻34 जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड-2, ये मैंने जूल की वैल्यू लिखी है एसआई सिस्टम में, इनटू सेकंड डिवाइड बाय 8 × 3.1 का स्क्वायर इनटू b की जो वैल्यू है हमें दी गई है वो 1.9212 × 100 पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय जो c है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन सभी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो मीटर और पर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका पर सेकंड है, ये ऊपर जाके सेकंड बनेगा, सेकंड का स्क्वायर और सेकंड की पावर -2 ये सारे कट हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर में बचेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे जो टर्म्स हैं 10⁸ है, ये ऊपर जाके -8 हो जाएगा। तो जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1.45 × 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर मिलेगा। तो कई बार आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना भी पूछ सकते हैं यहाँ से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस सिस्टम का आएगा वो 1.45 × 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करके अब हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। पहले तो b हमारा कैलकुलेट हो गया, फिर i कैलकुलेट हो गया। अब हमने ये पीछे डिस्कस किया था कि जो i है वो है रिड्यूस मास इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। तो यहाँ से जो r का एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज √i/μ। तो इस वे से अब आपने यहाँ से r निकालना है। r निकालने के लिए आपको i की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और दूसरी नॉलेज हमें होनी चाहिए किसकी, रिड्यूस मास की। तो रिड्यूस मास इस सिस्टम का कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला μ इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो उसके लिए हम क्या करें, हमें जो मॉलिक्यूल दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड,
उसके केस में जो रिड्यूस मास होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कार्बन का जो मास होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 12 AMU, जिसको हम लिखेंगे 12 इंटू AMU को मैं अगर यूज करूँ तो वो होता है 1.6583 इंटू टेंस पावर -20 किलोग्राम, क्योंकि हम सारा जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एसआई सिस्टम है। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 AMU है, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 1.6583 इंटू टेन पावर -27 kg। तो इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपने म्यू को सॉल्व कर लेना है, और जो इस केस में आपका म्यू आएगा वो रफली 1.14 इंटू टेन पावर -26 किलोग्राम आएगा। तो अब आपने क्या करना है, आई डिवाइड बाय म्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, और हमने कहा भी आर होगा अंडर आई बाय म्यू। तो जो हमने आई निकाला था वो निकाला था 1.45 इंटू टेन पावर -46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और जो म्यू था वो है आपका 1.14 इंटू टेन पावर -26 किलोग्राम। तो किलोग्राम कैंसिल हो गए, बाकी फैक्टर को आप सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 1.13 इंटू टेन पावर -10 मीटर, और इसको आप लिख सकते हो 113 इंटू टेन पावर -12 मीटर, और -12 के लिए हम यूज करते हैं पिकोमीटर। तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के सेंटर से लेके ऑक्सीजन के सेंटर के बीच में, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी आपकी, बेसिकली 113 पिकोमीटर। तो ये सबसे बेसिक एप्लीकेशन है कि आप स्पेसिंग ऑफ लाइंस से क्या निकाल सकते हो, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिड्यूस मास को यूज करके आप बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट इन केस ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट, उनका रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखो, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में डिफरेंट लाइंस के बीच स्पेसिंग देखो, और उस स्पेसिंग से आप क्या पता कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स के सेंटर से लेके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उस बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है, हमने अभी देखा है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास लाइंस आ रही हैं डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए, और उन ट्रांजिशंस पे एक सिलेक्शन रूल अप्लाई होता है कि जो डेल्टा जी होना चाहिए वो +-1 होना चाहिए। तो इस वे से तो सभी लाइंस की क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी एक जैसी होनी चाहिए, बट ये वाला इंटेंसिटी क्या सेम होता है, इंटेंसिटी सेम नहीं होता। ठीक है, इंटेंसिटीज में क्या होता है, डिफरेंस होता है, क्योंकि इंटेंसिटी जो लाइंस की है वो दो बातों पर डिपेंड करेगी। पहली बात तो उस गिवन एनर्जी लेवल पे मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन कितनी है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है डिविएशन। सबसे पहले किसी भी रोटेशनल लेवल पे J0 पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, या J1 पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। तो Jth लेवल पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उसकी रेशियो 0th लेवल के साथ होता है एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एनर्जी ऑफ दैट लेवल डिवाइड बाय kT। तो आपको पता है भी एनर्जी हमने वेव नंबर की फॉर्म के अंदर कितनी निकाली थी b इंटू जे प्लस वन, और अगर मैं इसे एच सी से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया आपका एनर्जी का, माइनस बी एच सी इंटू जे प्लस वन डिवाइड बाई के टी। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये हमें बताएगा किसी भी लेवल पे मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन के बारे में। तो अगर आप देखोगे कि जो ये मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन है, जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव में जे बढ़ रहा है, तो ई की पावर जब नेगेटिव में बढ़ती है तो वैल्यूज में क्या आता है, डिक्रीज आता है। तो जैसे जैसे जे बढ़ेगा तो जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में हम एन जे बाई एन नॉट टर्म देख रहे हैं उसमें लगातार क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप हायर लेवल्स की तरफ जाओगे जे के, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन में कमी आएगी। दूसरी बात, जो
इंटेंसिटी को डिसाइड करेगा वो किसी भी एनर्जी लेवल की डीजनरेसी डिसाइड करेगा। और आपने ये चीज नोट करना है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल लेवल की डीजनरेसी का एक्सप्रेशन देते हैं हम बाय 2J+1। जैसे आपका जीरो लेवल है तो जीरो लेवल पे J जीरो है, तो आपकी जो डीजनरेसी होगी वहां पे कितनी होगी, 1 होगी। और अगर आपका J1 है, फर्स्ट लेवल की अगर आप बात कर रहे हो, तो वहां पे डीजनरेसी कितनी रहेगी, 3 रहेगी। मतलब 3 ऐसे लेवल्स होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। और अगर J2 की बात करो तो 5 लेवल ऐसे होंगे जहां पे सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। J3 पुट करोगे तो 7 ऐसे लेवल होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, आपस में सेम होगी। तो जैसे जैसे डीजनरेसी बढ़ेगी, ठीक है, वो कैसे बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ने के साथ बढ़ेगी। और डीजनरेसी किसी भी लेवल, रोटेशनल लेवल की निकालने का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो यूज करते हैं 2J+1 डीजनरेसी निकालने के लिए। तो डीजनरेसी किसी भी रोटेशनल एनर्जी लेवल की होगी 2J+1। और अगर हम दोनों फैक्टर को कंपाइल करते हैं तो किसी भी jth लेवल पे जो पॉपुलेशन होगी टोटल दोनों को मिला के, तो वो पॉपुलेशन दोनों को कंपाइल करके पहला आपका डिजेनरेसी का फैक्टर आ गया और दूसरा आपका आ जाएगा एनर्जी का फैक्टर। तो अब आप देखोगे जैसे जैसे जे के वैल्यूज बढ़ेंगे वैसे वैसे पहले ये फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट जे के हाई वैल्यूज पे जाके एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो फर्स्टली जो आपका ये पूरा पॉपुलेशन वाला केस है और इंटेंसिटी वाला केस है, बेसिकली यहाँ से हमें लाइंस की इंटेंसिटी के बारे में आइडिया आएगा। तो जैसे जैसे पहले केस में आप जे की वैल्यूज इंक्रीज की तरफ जाओगे तो 2J+1 बढ़ेगा, तो वैसे वैसे लाइंस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। बट एक जे की पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेट करेगा और एक्सपोनेंशियल में जैसे ही जे बढ़ेगा इस पूरे फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसके बाद लगातार आपको इंटेंसिटी में डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो जो ये वाला है वो जे का वो वैल्यू है जिसपे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इसको हम बोलते हैं जे मैक्स। दिस इज द लेवल एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो यहां से जब ट्रांजिशन होगी तो लाइंस क्या आएंगी, सबसे ज्यादा इंटेंस आएंगी। तो और इस जे मैक्स को कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा, आप मैथ में मैक्सिमा निकालते हो तो इस पूरे फैक्टर का हम डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। और जो जे की वैल्यू आएगी जिस पे मैक्सिमम पॉपुलेशन आएगी उसका एक्सप्रेशन होगा अंडर रूट के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इनटू टेंपरेचर डिवाइड बाय 2hcV। और उस पूरे फैक्टर से 1/2 क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में देखा था अभी, जो 2B की वैल्यू है वो 3.8 पर सेंटीमीटर के करीब था लगभग। तो उस वैल्यू को अगर आप यूज करके यहाँ पे पुट करके जे मैक्स कैलकुलेट करोगे इस केस के लिए, तो इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलेगी आपको वो जे के 7th लेवल पे मिलेगी। तो जो जे के 7th लेवल से ट्रांजिशन होगी वो कौन सी ट्रांजिशन होगी, 7 टू 8th लेवल, क्योंकि डेल्टा जे प्लस माइनस 1 ही फॉलो होना है। तो वो लाइन क्या आएगी, सबसे इंटेंस आएगी। तो सभी लाइन इक्वल इंटेंसिटी के नहीं होते, उनके बीच स्पेसिंग तो इक्वल होती है 2B की, बट इंटेंसिटी कहाँ से डिसाइड होती है, इस फॉर्मूला से डिसाइड होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि अगर हम मॉलिक्यूल को उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उस एटम को हम आइसोटोप के साथ क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे हमने अभी स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसमें हमने देखा था जो स्पेसिंग आ रही थी आपकी वो आ रही थी 3.842 पर सेंटीमीटर। अगर हम कार्बन को रिप्लेस करते हैं किससे, कार्बन 30 से, और उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करें तो उसमें स्पेसिंग क्या आ रही है, देखो 3.8 की बजाय अब 2B की वैल्यू 3.6737 आ रही है। तो स्पेसिंग क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। तो जैसे ही हम किसी एटम को उसके हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस कर देते हैं
तो मॉलिक्यूल पे केमिकल तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ना उसका बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, ना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, ना डायपोल मोमेंट चेंज होता है। बट जैसे ही हम हैवियर से क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसको, तो आप यहाँ पे देखो मास बढ़ने से रिड्यूस मास बढ़ जाएगा, और जैसे ही म्यू बढ़ेगा, म्यू के बढ़ते ही आई बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और जैसे ही आई बढ़ेगा तो जो बी की वैल्यू होती है वो होती है एच बाई एट पाई स्क्र आई इंटू सी। आई के बढ़ने से बी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो रोटेशनल लाइंस के बीच स्पेसिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से क्या इंपैक्ट होगा रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी पे। रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और उनके बीच स्पेसिंग में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसके एनर्जी लेवल्स के बीच स्पेसिंग को 2b से रिप्रेजेंट करें और इसको रिप्रेजेंट करें 2b प्राइम से, तो 2b क्या होगा, ग्रेटर होगा 2b प्राइम से, क्योंकि हैवियर आइसोटोप रिप्लेस करने से रिड्यूस मास बढ़ जाएगा, आई बढ़ेगा, स्पेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 2b क्या रहेगा, 2b प्राइम से ग्रेटर रहेगा। और अगर आप b और b प्राइम की रेशियो निकालो, तो b के अंदर आप देखो b के एक्सप्रेशन में i क्या होता है डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा i प्राइम बाय i, और i प्राइम की वैल्यू क्या भरोगे आप, i प्राइम होगा आपका म्यू प्राइम इनटू आर स्क्वायर, क्योंकि बॉर्डर लेंथ तो सेम है तो r ही यूज करेंगे, और i क्या है आपका म्यू इनटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिलेशन बनेगा आपका b बाई बी प्राइम इक्वल होता है i प्राइम बाय i के, और दैट इज इक्वल टू म्यू प्राइम बाय म्यू। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कार्बन मोनोक्साइड के अंदर कार्बन 12 और कार्बन 13 के स्पेक्ट्रा हैं आपके पास, वहां पे स्पेसिंग है, तो बी और बी प्राइम की रेशियो निकाल लो। तो इस केस में आप पहले बी की वैल्यू निकालोगे, फिर बी प्राइम की वैल्यू निकालोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो इनकी रेशियो आएगी वो आएगी 1.046। अगर आप इनकी रेशियो को निकालोगे, तो जैसे ही आपके पास रेशियो आ गई, तो आप क्या कर सकते हो, इससे कार्बन 13 का मास एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि कितना है। कैसे, आप रिड्यूस मास पुट करो, ऑक्सीजन का मास आपको एग्जैक्टली नोन है, तो अगर आप कार्बन 13 का एग्जैक्ट मास निकालोगे इस इक्वेशन को यूज करके, तो वो आएगा 13.007 AMU। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इससे हम आइसोटोप के बिल्कुल प्रिसाइज एटॉमिक वेट्स को मेजर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे ही हम लाइंस की इंटेंसिटी देखेंगे, तो एक तो आपके पास सैंपल में कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है, तो इंटेंसिटी को कंपेयर करोगे तो इंटेंसिटी से उस आइसोटोप की अबंडेंस का आइडिया आ जाएगा आपको। तो तीन बातों के लिए माइक्रोस्कोपिक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली काम करेगा। पहला बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन के लिए, दूसरा आइसोटोप के प्रिसाइज मास की मेजरमेंट के लिए, तीसरा उनकी अबंडेंस की कैलकुलेशन के लिए। ये तीन मेजर एप्लीकेशन है इसकी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे HCl के केस में, HCl का अगर आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखो, तो उस पे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये वाला स्पेक्ट्रा है आपका HCl का, जिसमें क्लोरीन 35 आइसोटोप है, इसमें 37 है, तो इसकी जो पीक आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, और 37 की पीक यहाँ पे आ रही है। तो अगर आप देखोगे, पहली बात तो जो एनर्जी लेवल्स थे वो डिक्रीज हुए, तो स्पेसिंग क्या करेगी, लाइंस के बीच क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर आप अब्जॉर्बेंस को भी देखो, ठीक है, तो अब्जॉर्बेंस भी 37 में क्या हो रही है, कम हो रही है, और अब्जॉर्बेंस का स्क्वायर आपको पता है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के। तो इस इंटेंसिटी को कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो, कार्बन सॉरी क्लोरीन 35 और 37 की परसेंटेज अबंडेंस के बारे में भी आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के तीन मेजर एप्लीकेशन है। पहला, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो बॉन्ड लेंथ, दूसरा एटॉमिक मास की प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हो इन केस आइसोटोप, तीसरा आइसोटोप की अबंडेंस। तो इस पे सिलेक्शन रूल क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी के, कैसे एनर्जी लेवल्स आते हैं, कितनी उनकी रीजनरेसी है, कौन से मॉलिक्यूल एक्टिव हैं, कौन से इनएक्टिव हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने आज बेसिकली इसके बारे में डिस्कस किया। अब जैसे इससे रिलेटेड है एक क्वेश्चन, अगर हम डिस्कस करें कि अगर आपको डायाटॉमिक रोटेटर के अंदर ये दिया गया हो कि
जीरो एनर्जी वाले लेवल की डीजनरेसी बताओ। तो जीरो एनर्जी वाला लेवल कौन सा होता है, जिसकी जे जीरो होती है, पहले हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो जे जीरो वाले लेवल की एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है, तो उसकी डीजनरेसी कैसे निकालेंगे हम, टू जे प्लस वन को यूज करेंगे। तो जे आपका जीरो है, तो टू इंटू जीरो प्लस वन, तो उसकी डीजनरेसी कितनी आएगी, वन आएगी। अब दूसरा आपको क्वेश्चन अगर आ जाए कि एक ऐसा रोटेशनल एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी h क्रॉस स्क्वायर बाय आई है। h क्रॉस का मतलब यहाँ पे h बाय टू पाई है, तो ये बन जाएगा आपका h स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर इंटू आई। तो एक लेवल ऐसा है जिसकी एनर्जी h स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर इंटू आई है, उस लेवल की डीजनरेसी कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ कंपेयर करके जे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। भी ये वाला एक्सप्रेशन किसके लिए, बेसिकली आप इसको शॉर्टकट करना चाहो तो क्या करोगे आप, ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, टू बी की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि b किसके इक्वल होता है, h बाई एट पाई स्क्वायर आई के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, यहाँ पे सॉरी मैंने जो b था वो यूज कर लिया इन दी फॉर्म ऑफ जूल, क्योंकि h बाई एट पाई स्क्वायर आई इंटू सी होगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ वेव नंबर, तो ये आएगा आपका b का वैल्यू h बाई एट पाई स्क्वायर आई इंटू सी बी का। तो मैं एक आपको रफ आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ भी, जो h स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर आई होगा वो बेसिकली टू बी के टाइप का होगा। बट एग्जैक्टली अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसके लिए हम क्या करें, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें, और आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, h स्क्वायर बाई एट पाई स्क्वायर आई इंटू जे इंटू जे प्लस वन। तो हम इस एनर्जी को इक्वेट करते हैं किसके साथ, h स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर आई इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई एट पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस वन से, जर्नल एक्सप्रेशन से। तो ये वाले फैक्टर तो आपके पास कैंसिल हो गए, यहाँ पे टू आ गया, ये वाला फैक्टर भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या बच गया, वन इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू जे प्लस वन। इसका मतलब j इंटू जे प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। तो यहाँ से बन गया जे स्क्वायर प्लस जे माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको j के दो वैल्यूज मिलेंगे, वो कौन से मिलेंगे, एक जे वन मिलेगा और एक जे क्या मिलेगा, माइनस टू। अब माइनस टू तो जे की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जे की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो अलाउ वैल्यू कौन सी है, जे इज इक्वल टू वन। तो ये एनर्जी किस लेवल की है, फर्स्ट लेवल की है। तो फर्स्ट लेवल की डीजनरेसी कितनी होगी, टू जे प्लस वन अप्लाई करोगे वो आ जाएगा टू इंटू वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री। तो जो h क्रॉस स्क्वायर बाय आई एनर्जी का लेवल है उसकी डीजनरेसी थ्री है, और जो जीरो लेवल की एनर्जी का लेवल है उसकी डीजनरेसी वन है। तो ये आज हमने कंपाइल्ड मेन पॉइंट्स थे जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट थे, वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किए हैं। थैंक यू।